हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी में। आपके कमेंट आ रहे थे कि आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाएं, तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो। इसी बुक का जो है 11th क्लास की बुक का इकोनॉमिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर है आर्थिक सांख्यिकी का। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं वीडियो को बहुत दिनों बाद बना रहा हूं, क्योंकि जो है मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी और मैं वीडियो नहीं बना सका, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। तो दोस्तों चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में है यहाँ पर अर्थशास्त्र की परिभाषा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर केवल जो आपके बुक में लिखी हुई परिभाषा है वो आपको ना तो मैं लिख कर दिखाने वाला हूँ और जो ना ही मैं उसको यहाँ पर डिटेल करने वाला हूँ। तो मैं आपको केवल एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्रकार से समझा दूँगा कि आपको अगर बुक में लिखी हुई परिभाषा भी याद नहीं है तो आप जो है अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे से उस परिभाषा को लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जो चीज़ समझ में आ जाती है तो आप उसे अपनी तरह से किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं बड़ी ही आसानी से, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट है आपको समझ आना। तो चलिए हम शुरू करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा। दोस्तों, अर्थशास्त्र की परिभाषा समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा समझते हैं। अर्थशास्त्र, दोस्तों शुरू से ही अर्थशास्त्र क्या है, तो क्वेश्चन क्या है अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों, तो ये अब हमारा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र क्या है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र को समझने के लिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या है। आप यहाँ मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी में बहुत सारे जो है लोग रहते हैं, प्राणी रहते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी में अलग अलग लोग रहते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या होता है, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति काम करता है कमाने के लिए, यानी पैसा धन अर्जित करने के लिए काम करता है। क्यों काम करता है, ताकि वह जीवन यापन कर सके, पैसा कमा सके। तो यहाँ पर जो है धन से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं धन से संबंधित मुद्दे, यानी आर्थिक मुद्दे। आर्थिक मुद्दे, तो आर्थिक मुद्दे जो होते हैं, ठीक है, आर्थिक मुद्दे जो होते हैं यानी आर्थिक मुद्दे होते हैं। तो आर्थिक मुद्दे और विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याएं होती हैं, या कहें या समस्याएं। तो आर्थिक मुद्दे कहें या समस्याएं कहें तो उत्पन्न होती हैं और उसके बाद उनका जब हम अध्ययन करते हैं, यानी अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है दोस्तों, अर्थशास्त्र में आर्थिक मुद्दे होते हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति रहता है विभिन्न प्रकार के जो है कमाता है, उस किस प्रकार से कमाता है और क्या क्या होता है, और उसकी आर्थिक समस्याएं भी होती हैं। बहुत सी समस्याएं होती हैं। आर्थिक मतलब धन से संबंधित है कि वह कितना धन कमाता है, गरीब है, अमीर है और उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो उससे संबंधित आर्थिक मुद्दे होते हैं, उससे संबंधित समस्याएं होती हैं। जब उसका अध्ययन किया जाता है तो उसे अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है और इसे ही एक तरह से इसे ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। और जो हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं की तुलना में संसाधनों की दुर्लभता, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमारी इच्छाएं होती हैं। क्या होती हैं, इच्छाएं, ठीक है, हमारी क्या होती हैं दोस्तों, इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो उपयोग करते हैं तो वो संसाधन क्या होते हैं, संसाधन दुर्लभ हो जाते हैं, दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, संसाधन क्या होते हैं, दुर्लभ हो जाते हैं, यानी संसाधन बड़ी मिलते नहीं हैं। जब संसाधन का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है तो संसाधन हमें नहीं मिलते, दुर्लभ हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है आर्थिक मुद्दों का अध्ययन। अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक मुद्दों का अध्ययन होता है, जिसमें कि जब व्यक्ति की, मनुष्य की इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे कि इच्छाएं बढ़ने पर वो क्या करता है, संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है और जो है संसाधन कम हो जाते हैं यानी दुर्लभ हो जाते हैं, उसे ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, इसके कारण जब इसके अध्ययन की समस्या उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है, यानी क्या है, आर्थिक मुद्दे और समस्या होती हैं समाज में और इच्छाएं व्यक्ति की होती हैं और उसके लिए वो क्या करता है,
संसाधन, बहुत सारे संसाधन होते हैं उसका इस्तेमाल करता है। जब वो इसका इस्तेमाल करता है तो उससे क्या होता है, संसाधन खत्म होता है, दुर्लभ होने लगता है, तो उसके जो है अध्ययन की जो है मांग हो जाती है, उसे कहा जाता है अर्थशास्त्र। ओके दोस्तों, अब आती है आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं नंबर 2 क्वेश्चन, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया दोस्तों यहाँ से समझिए, आर्थिक क्रिया वह प्रत्येक क्रिया होती है जो कि धन अर्जित करने के लिए की जाती है या जीविका यापन के लिए की जाती है। तो आर्थिक क्रिया वही होती है। तो आप यहाँ पर समझा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक फैक्ट्री है, यहाँ पर फैक्ट्री है और ये आप एक व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा? अपने भोजन कमाने के लिए तो यहाँ पर फैक्ट्री में कार्य करेगा। तो ये जो कार्य कर रहा है उसे कहा जाता है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया उसे कहेंगे हम आर्थिक क्रिया। ठीक है। अगर ये कोई ऐसा काम करता है जिससे धन नहीं मिलता है या धन से संबंधित कार्य ना करे, कोई भी कार्य करे, तो उसे कहा जाता है केवल क्रिया। केवल क्रिया। क्योंकि आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया का मतलब है कि धन से संबंधित है। तो ये जीविका यापन करने के लिए जब आर्थिक काम करेगा तो वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। और जब ऐसे ही काम करेगा, कोई भी काम करे, कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करे, वो क्रिया होती है, यानी क्रिया काम को कहते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता दोस्तों किसे कहते हैं? उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं का उपभोग करता है, यानी ग्रहण करता है, खरीदता है, खाता है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। ये आपकी एक दुकान है और इस दुकान में एक व्यक्ति, ये आप हैं या कोई भी है, यहाँ पर जो है एक व्यक्ति है और वो क्या करेगा? दुकान में जाएगा, सामान खरीदेगा, धन देगा यानी पैसा देगा और सामान खरीदेगा। तो आप वो क्या बनेगा? ये व्यक्ति क्या बन जाएगा? एक उपभोक्ता बन जाएगा। और जो सामान खरीद रहा है, यानी जो चीज़ खरीद रहा है, यानी सामान जो खरीदा, सामान किस व्यक्ति ने खरीदा? अगर व्यक्ति है तो उपभोक्ता है। ठीक है, व्यक्ति है तो उपभोक्ता है, व्यक्ति को उपभोक्ता कहेंगे। और इसने सामान खरीदा है तो सामान को क्या कहेंगे? जो जिसने खरीदा है खाने के लिए उसको उपभोग कहेंगे। उपभोग यानी जो खरीदा है उसे उपभोग कहेंगे। और जिस व्यक्ति ने खरीदा है, खरीदने वाला उपभोक्ता, और खरीदा गया सामान उसके द्वारा उपभोग कहलाता है। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। पहला उपभोक्ता क्या होता है और उपभोग क्या होता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं क्या है। अब है उत्पादन से क्या अभिप्राय है? उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन किसे कहते हैं दोस्तों? उत्पादन यानी उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन क्या है? उत्पादन क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। उत्पादन क्या होता है दोस्तों? उत्पादन का मतलब होता है दोस्तों, उत्पादन का मतलब क्या है? किसी भी वस्तु का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। यानी आप में क्या करते हैं, ये देखिए दोस्तों, आप ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पर ये फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में क्या है? बुक्स बनती हैं, बुक। ठीक है, बुक का निर्माण होता है। तो इस फैक्ट्री में बुक का निर्माण होता है, तो जो बुक बन जाएगी तो उसे कहेंगे उत्पादन। इस फैक्ट्री से जब बाहर आएगी, कहाँ आएगी? दुकान में। तो दुकान में जब आएगी तो उसे कहेंगे उत्पादन। ठीक है, जब कोई वस्तु निर्मित होती है तो उसे उत्पादन कहते हैं। अब उत्पादन तो कहते हैं, उस वस्तु को कहते हैं उत्पादन। और जो वस्तु को बनाता है, उस वस्तु को बनाता है, यानी फैक्ट्री में जो मालिक है, जो बना रहा है, इसका मालिक, ठीक है, मालिक, जो फैक्ट्री का मालिक है, जिसने की वस्तु को बनाया, बुक को बनाया, वो कहलाएगा उत्पादक। उत्पादक, ठीक है, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? उत्पादक कहलाएगा, यानी उत्पादक कहलाएगा। यानी जो वस्तु को बनाता है उसे उत्पादक कहते हैं और जो वस्तु बनाई जाती है उसे उत्पादन कहते हैं। उसके बाद आता है कि बचत क्या होती है दोस्तों। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 है। बचत क्या होती है? बचत, बचत क्या है? क्या है?
बचत क्या है दोस्तों, अब हम बचत सीखते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ बचत होती क्या है। यहाँ पर आपकी फैक्ट्री है और यहाँ पर जो है एक व्यक्ति है और ये जाता है फैक्ट्री में कार्य करने। अब यहाँ पर काम करता है और काम करने के बाद इस फैक्ट्री से इसको जो है 500 रुपये मिल जाते हैं। 500 रुपये जब इसको मिल जाते हैं काम करने के बाद, तो ये महीने में क्या करेगा, महीने का कितना कमा लेगा, तो ये 3 महीने में आएगा 15,000 रुपये का इसको महीना मिलता है। ठीक है, 15,000 रुपये कमा लेता है। तो अब दोस्तों देखिए, ये कमाएगा, ज़रूरी थोड़ी है ये सारे ही पैसे खर्च कर देगा, नहीं, ये कुछ पैसे ही खर्च कर पाएगा। मान लीजिए इसकी ज़रूरत है, इसने 10,000 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, 10,000 रुपये खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी इसकी आय, यानी जो इसकी आय है, इसकी आमदनी है, आय में से 5,000 रुपये जो है बच गए, तो इसे ही बचत कहते हैं। अब ये 5,000 रुपये अपने बैंक में जमा कर लेगा और ताकि ये भविष्य में इसका यूज कर सके, तो इसे क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। यानी जब व्यक्ति अपनी आय में, यानी आय का बचत क्या होता है, आय बचत वो चीज़ होती है, देखिए दोस्तों, बचत क्या है, बचत आय का वह भाग है जिसका उपभोग नहीं किया जा सकता, यानी उपभोग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। यानी ऐसा जैसे 15,000 रुपये है तो 15,000 में सारा तो नहीं करेगा, तो इसने 10,000 रुपये खा लिए तो 5,000 बच गए, तो ये है बचत। तो क्लियर दोस्तों, आपको समझ आया। उसके बाद अब करते हैं निवेश किसे कहते हैं। हमारा क्वेश्चन 8 है निवेश। निवेश क्या होता है, निवेश क्या है। ठीक है दोस्तों, निवेश क्या है, निवेश क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निवेश उन परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया वह है जो हमें आय प्रजनन में सहायता करता है। देखिए दोस्तों, निवेश समझते हैं, निवेश क्या होता है। यहाँ पर आप देखिए, निवेश क्या है, आपको एक दुकान खोलनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या किया, एक दुकानदार है, यहाँ पर क्या है, एक दुकानदार है, पहले से ये मालिक है इस दुकान का और ये अपनी दुकान को चला रहा है। ठीक है, और आप जाते हैं, जो है आप जाते हैं इस मालिक, इसके पास, आप इसके पास जाते हैं और इसको देते हैं जो है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये देते हैं कि ये अपनी दुकान में लगाए और उसके बाद जो फ़ायदा होगा वो हम मुझे वापस कर दें, यानी जो मैंने पैसा दिया उस पर जो फ़ायदा हुआ, यानी उसके पैसे के हिसाब से मुझे मेरा फ़ायदा लौटा दे। तो इसने क्या किया, 20 रुपये लगा दिए और ताकि यह और कमा सके, यानी जब और पैसा कमाने के उद्देश्य से, यानी और अतिरिक्त धन कमाने के उद्देश्य से कहीं पर पैसे को लगाया जाता है ताकि वह सोचकर कि उसे लाभ होगा, उसे कहते हैं निवेश। यानी दूसरी जगह पर पैसा लगाना, यानी बिजनेस के माध्यम से लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी स्थान पर पैसा लगाना लाभ या निवेश कहलाता है, निवेश करना कहलाता है। ठीक है, तो लाभ कमाने के उद्देश्य से हो सकता है या अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, यानी कहीं पर पैसा लगाना निवेश कहलाता है। आप इतना याद रखें। जैसे कि निवेश शिक्षा में भी होता है, शिक्षा में भी निवेश किया जाता है, वहाँ पर लाभ का उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि सरकार जो होती है, सरकार भी निवेश करती है शिक्षा पर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं क्या चीज़ है, अब पढ़ लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं विवरणात्मक सांख्यिकी। ये देखिए दोस्तों, विवरणात्मक सांख्यिकी से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विवरणात्मक सांख्यिकी किसे कहते हैं। यहाँ विवरणात्मक सांख्यिकी किसे कहते हैं, विवरणात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय उन विधियों से है जिनका प्रयोग आंकड़ों के संकलन और प्रस्तुतिकरण विश्लेषण में किया जाता है। ठीक है, विवरणात्मक सांख्यिकी, यहाँ पर हम समझते हैं इसको विवरणात्मक जो है सांख्यिकी। तो विवरणात्मक सांख्यिकी क्या है दोस्तों। विवरणात्मक सांख्यिकी का यहाँ पर विवरणात्मक सांख्यिकी क्या होती है। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए,
आपके सामने बहुत सारे आंकड़े होते हैं, ठीक है, आंकड़े होते हैं। उन आंकड़ों का जब आप विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण मतलब ग्राफ बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, माध्य, बहुलक, माध्यिका, ये सारी चीज़ें निकालते हैं और उनको समूह में विभाजित करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वो सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो उसे विवरणात्मक सांख्यिकी कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो आपको समझ आ गया होगा क्या है विवरणात्मक सांख्यिकी। उसके बाद आता है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आता है निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी। निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय क्या है? निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय उन सभी विधियों से है जिनके द्वारा किसी प्रतिदर्श के आधार पर समग्र या जनसंख्या के संबंध में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यानी यहाँ देखिए प्रतिदर्श के आधार पर, यहाँ जब ये क्या है दोस्तों, ये देखिए निष्कर्षात्मक सांख्यिकी यानी ये निष्कर्ष निकालना है। जब प्रतिदर्श के आधार पर जनसंख्या समग्र के संबंध में आंकड़े निकाले जाएं, निष्कर्ष निकाले जाएं, तो उसे कहते हैं निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। तो देखिए दोस्तों, अब इसको मैं भी समझा देता हूँ किस प्रकार से है कि क्या चीज़ है। तो इसको समझा देता हूँ मैं क्या है। देखिए यहाँ पर जो है एक गाँव है, ठीक है, ये क्या है आपका गाँव। तो यहाँ पर जो है ये गाँव है आपका, यहाँ पर कुछ घर भी है, तो ये आपका गांव है। यहाँ पर यानी ये गांव है, इस गांव में कुछ लोग रहते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति को, यहाँ से एक आदमी आता है यहाँ पर, ठीक है, एक आदमी आता है यहाँ पर, इसको करना है सर्वेक्षण, यानी इसको जानना है इस गांव के बारे में। तो इसके पास दो तरीके हैं, या तो ये व्यक्ति जाए गांव के एक एक व्यक्ति से मिले और बात करे, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा समय, और कोई नहीं चाहेगा इतना समय बर्बाद करना। तो ये क्या करेगा, गांव में जाएगा, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो इन सब का प्रतिनिधित्व कर सके, यानी इन सब के हित में बोल सके, इन सब की समस्याओं का जो है वर्णन कर सके, इसे बता सके। तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ से एक व्यक्ति को चुनेगा और उस व्यक्ति से पूछताछ करेगा इस गांव के बारे में। उसके आधार पर ये क्या करेगा, सांख्यिकी आंकड़े तैयार करेगा, ठीक है, इसके आधार पर। तो ये जो व्यक्ति चुना गया इसे कहा जाता है प्रतिदर्श, प्रतिदर्श, तो इसे कहते हैं प्रतिदर्श। तो प्रतिदर्श के आधार पर जब आंकड़े एकत्र किए जाएं तो उसे विवरणात्मक सांख्यिकी कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगती है और आपको समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों।